हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। पिछली क्लास में अपन ने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी और आज नेक्स्ट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। किसकी बात करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव यानी दो आवेश लेने हैं अपने को। पहला मैंने लिया है प्लस क्यू चार्ज और इससे 2a डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? 2a दूरी पे। 2a दूरी पे मैंने दूसरा चार्ज लिया है माइनस क्यू चार्ज। क्या लिया है? दूसरा चार्ज माइनस क्यू, और इनके मध्य बिंदु पर, इनके दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु लिया मैंने P, जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये स्मॉल r डिस्टेंस है। अब देखो, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, डायग्राम समझने की कोशिश करना। इसको अपन लिखेंगे E प्लस क्यू से, E प्लस क्यू से लिखा जाएगा। दूसरी चीज, जो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो अपन यूं कहेंगे कि माइनस क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसमें होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है उसको अपन इस प्रकार दर्शा सकते हैं डायग्राम के अंदर, और इसको अपन लिख सकते हैं E माइनस क्यू। E माइनस क्यू क्या लिख सकते हैं? E माइनस क्यू लिखा जा सकता है। अब देखो, अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक द्विध्रुव लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। क्या लिया है? एक बिंदु P लिया है, जिसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, सबसे पहले अपने को इसकी दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दिशा ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इनको घटकों के रूप में वियोजित करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार अपन ने, और इसको अपन ने लिखा है E प्लस क्यू से। किससे लिखा है? E प्लस क्यू से। अब यदि अपन बात करें तो इसकी प्लस क्यू की डायरेक्शन क्षेत्र के अनुदिश अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब देखिए, सबसे पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू को घटकों में वियोजित करते हैं इस प्रकार से। प्लस क्यू जो अक्षीय घटक हैं उनको अक्ष पे और निरक्षीय उनको निरक्ष पे। तो यहां E प्लस क्यू साइन थीटा लिखा जाएगा और इधर लिखा जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। और अक्षीय घटक इसको लिखेंगे E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे E माइनस क्यू कॉस थीटा। इस प्रकार से अपन घटकों में इसको वियोजित करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने जो डायग्राम बनाया है इसमें अपने को ये दोनों दूरियां भी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? दोनों दूरियां, क्योंकि प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी। अपन जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आर के यही तो होता है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
अपने को ये जो डिस्टेंस निकालनी है, अपने पास ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी ना, अब टोटल कितनी है 2a है, तो ये डिस्टेंस ये a हो जाएगी और ये कितनी a हो जाएगी। अब देखो ये अपने पास r है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो e और प्लस q है ना, तो ये अपने पास लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, कर्ण अपने को निकालना है, तो अपन लिखते हैं कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, ये ले लें। अब देखो अपन किस प्रकार से लेंगे, यदि थीटा एंगल ये है, यदि थीटा एंगल ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली। और यदि थीटा ये, थीटा कहाँ है, यहाँ, ठीक है, थीटा कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, कर्ण इक्वल टू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार से अपन इस डायग्राम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब देखो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लस क्यू के पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर करना है अपने को, होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ रूट वो स्क्वायर लगाएंगे, और डायरेक्शन पी केप क्या आएगी, पी केप के डायरेक्शन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहां अपन चाहें तो माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। तो यहां अपन क्या लगाएंगे, डायरेक्शन के लिए माइनस चिन्ह भी लगाएंगे। अब देखो यहां इसकी दिशा की बात करें तो जो निरक्षीय घटक हैं परिमाण समान है, क्या है, परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत। दिशा क्या है, विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि जो अक्षीय जो घटक हैं वो परिमाण में भी समान है और इनकी दिशा भी क्या है, एक ही है। तो अपन क्या कहेंगे, परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण अक्षीय घटक जुड़ जाते हैं, जबकि जो निरक्षीय घटक हैं, जो निरक्षीय घटक हैं वो परिमाण में समान व विपरीत दिशा के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे,
इन दोनों को अपन जानते हैं कि परिमाण समान है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है अपने को। क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसका डायग्राम अपन बनाए दिशा ज्ञात करने के लिए, तो इस प्रकार अपन बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ अपन ने लिखा था E प्लस क्यू साइन थीटा, और यहां लिखा था E माइनस क्यू साइन थीटा। और ये जो है ये माइनस क्यू है, E माइनस क्यू, और ये E प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। इधर अपन बात करें किसकी? E प्लस क्यू अक्षीय घटक cos थीटा, इधर E माइनस क्यू cos थीटा माइनस क्यू। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। यहाँ बिंदु P है और अपन बात करें थीटा एंगल का है, यहाँ इसका थीटा एंगल है। ठीक है, अब देखो परिमाण में समान व विपरीत दिशा होने के कारण निरक्षीय घटक क्या हो जाएंगे? निरस्त। क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। जबकि अक्षीय घटक परिमाण में समान व दिशा भी समान होने के कारण एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अक्षीय घटक परिमाण व दिशा समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो अपन जानते हैं कि दोनों का परिमाण जहां E प्लस क्यू का परिमाण इक्वल टू E माइनस क्यू का परिमाण बराबर है। अक्षीय घटकों को जोड़ने पर अक्षीय घटकों को जोड़ने पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई निरक्ष। ई निरक्ष इक्वल टू अपन लिखेंगे क्या? ई निरक्ष इक्वल टू लिखा जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। क्या लिखा जाएगा? E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। अब देखो अपन जानते हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों परिमाण में क्या है? समान है। तो इनके परिमाण में मान लेने पर मैं क्या लिख सकता हूं? E निरक्ष इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा। अब मैंने देखो यहाँ E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा लिखा है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया? E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ E प्लस क्यू का परिमाण बराबर E माइनस क्यू का क्या है? परिमाण। तो दोनों का मैंने क्या लिख लिया? परिमाण, इसलिए दोनों क्या है? सेम ही हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? E निरक्ष की वैल्यू क्या लिखूंगा? 2E प्लस क्यू कोस थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2E प्लस क्यू कोस थीटा। अब देखो यहां से E प्लस क्यू की वैल्यू रखें यहां से समीकरण नंबर 1 से, बाई इक्वेशन 1 से E निरक्ष इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस थीटा। क्या लिखा जा सकता है? कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू निकालें अपन। किसकी वैल्यू निकालें?
कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटा करण। यहां आधार क्या है, यहां आधार ए है और करण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आधार देखो यहाँ ए बटे अपन लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, तो ये उपयुक्त मान समीकरण में रखेंगे। समीकरण में मान रखते हैं तो ई निरक्ष वेक्टर ई निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई अपसाइलन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट, या इसकी पावर में लिख दूं हाफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। भी यहां तो कोई दिक्कत, देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ई निरक्ष इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नोट क्यू डॉट 2a अपॉन, ये पावर कितनी हो जाएगी 1 और 1/2 3/2 हो जाएगी ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगी 3/2। जहां अपन जानते हैं क्यू डॉट 2a की वैल्यू क्या होती है p, तो यहां लिख सकते हैं ई निरक्ष इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नोट वेक्टर p अपॉन, अब देखो यहां अपन इसको r ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर कितनी बचेगी 3। तो ई निरक्ष का मान कितना आएगा, ई निरक्ष इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नोट वेक्टर p अपॉन आर क्यूब, किसके डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन में। इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। एक बार फिर से अपन इस डेरिवेशन को देख लेते हैं, अपन देखते हैं इस डेरिवेशन को, दोबारा डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि जब तक अपने को डेरिवेशन का डायग्राम समझ में नहीं आता है तब तक अपन डेरिवेशन को आसानी से सोल्व नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से, तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो अपन क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव यानी दो चार्ज लेते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो 2a, जिनके बीच की दूरी क्या हो 2a हो, अर्थात 2a दूरी के मध्य बिंदु से अपन स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ प्लस क्यू चार्ज के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू हो जाएगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर मैंने दिखा रखी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय माइनस क्यू चार्ज के कारण क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके क्षेत्र के अपोजिट दिशा को अपन वैसे डेरिवेशन में माइनस चिन्ह के द्वारा और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने को इसके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस निकाली है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और इतनी ही डिस्टेंस होगी माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों दूरियां मेरे पास में है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लिखेंगे E प्लस Q से, किससे लिखेंगे, E प्लस Q से लिखी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
इसकी डायरेक्शन पी कैप की डायरेक्शन होगी। अब देखो इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई माइनस क्यू से है, तो ई माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट स्क्वायर से हट जाएगा माइनस पी कैप की डायरेक्शन, माइनस पी यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी दिशा क्या है, क्षेत्र के विपरीत है। इसी प्रकार अपन समझ सकते हैं इसको घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करेंगे जो निरक्षीय घटक हैं वो परिमाण में तो समान है, वो क्या है, परिमाण में तो समान है, लेकिन इनकी परस्पर दिशा क्या है, विपरीत है। तो परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। और अक्षीय जो घटक हैं वो परिमाण में समान व दिशा समान होने के कारण एक दूसरे में जाएंगे। इस प्रकार से अक्षीय घटक परिमाण व दिशा समान जुड़ जाते हैं और जानते हैं ई प्लस क्यू का परिमाण बराबर होता है ई माइनस क्यू के परिमाण के बराबर। अर्थात अपन माइनस क्यू दोनों अक्षीय घटकों को जोड़ने पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई निरक्ष, मान आएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। मैंने दोनों अक्षीय घटकों को जोड़ दिया है, ई प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण जो घटक अपने को मिले हैं दोनों को मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। कि क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि अक्षीय घटक परिमाण में भी समान है और दिशा भी क्या है, एक ही है। परिमाण व दिशा समान होने के कारण अक्षीय घटक जुड़ जाते हैं। क्लियर है। इस प्रकार मैंने यहां देखो लिखा है ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, तो इस ई माइनस क्यू की जगह मैं क्या कर सकता हूं, ई प्लस क्यू कोस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि अपन जानते हैं ई प्लस क्यू का परिमाण और ई माइनस क्यू का परिमाण क्या है, बराबर है। तो इसका परिमाण मैंने ले लिया है यहाँ ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2e प्लस क्यू कोस थीटा। यहां से अपन क्या करेंगे, e प्लस क्यू का वैल्यू उठाएंगे समीकरण नंबर 1 से और समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण में 1 से वैल्यू पुट करने पर अपना अगला जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ई निरक्ष। ई निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे किससे, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले से। तो अपने को यहाँ मिलेगा a अपॉन अंडर रूट ए प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू मैं इस समीकरण में कोस थीटा की जगह रखूंगा तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, ई निरक्ष इक्वल टू 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी। अब देखो हाफ पावर और पावर इस पे कितनी है, 1 और हाफ आधार समान हो तो गाते हैं हमेशा जुड़ जाती है, इसलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। डायरेक्शन कौन सी चल रही है, पी कैप की डायरेक्शन चल रही है। कौन सी चल रही है, पी कैप की डायरेक्शन। अब देखो अपन जानते हैं कि 2q और a, इसको मैंने लिखा है q डॉट 2a के रूप में, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या कर दिया इसको q डॉट 2a के रूप में नोट कर दिया है। और q डॉट 2a q नोट, जहां अपन जानते हैं q डॉट 2a किसके बराबर होता है, वेक्टर p के बराबर होता है ना। तो मैंने q डॉट 2a की जगह क्या रख दिया, p रख दिया। p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और आगे अपनी इक्वेशन जो बनेगी वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ r की तुलना में a को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो मैंने लिखा है r ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a को नगण्य मानकर छोड़ने पर अपनी अगली की इक्वेशन बनेगी वेक्टर ई निरक्ष इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ क्या बचेगी, पावर 3 बचेगी। तो ई निरक्ष की वैल्यू क्या आएगी अपने पास लास्ट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन पी कैप की।
अब देखो यहां एक रिलेशन अपने को देखने को मिलता है, क्या अपन ने ई निरक्ष और ई अक्ष दोनों डेरिवेशन किए हैं। तो ई निरक्ष में अपने को मिला है 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, है ना। और ई अक्षीय स्थिति अपन ने जब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी तो अपने को फॉर्मूला मिला था वेक्टर ई अक्ष इक्वल टू 1/4πε0 टू वेक्टर 2p अपॉन r क्यूब, किस डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें अपन जो रिलेशन है वो देखते हैं। ई निरक्ष व ई अक्ष में संबंध क्या होता है, अपने पास ई अक्ष की जो वैल्यू आई थी वो थी 1/4πε0 वेक्टर 2p अपॉन r क्यूब p की डायरेक्शन में, और इसी प्रकार ई निरक्ष की वैल्यू जो आई है अपने पास वो है 1/4πε0 वेक्टर p अपॉन r क्यूब p की डायरेक्शन में। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन बात करते हैं। ये जो वैल्यू है ई अक्ष की समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं ई अक्ष लिखूं 1/4πε0। अब 2 यहां बाहर ले लेता हूं मैं, पहले ही 2 मैंने बाहर ले लिया है, और वेक्टर p अपॉन r क्यूब वेक्टर r कैप सॉरी p कैप की डायरेक्शन में। अब देखो यहां जो 1/4πε0 वेक्टर p अपॉन r क्यूब p की दिशा जो मैं मिल रहा है समीकरण, ये किसका समीकरण है, ई निरक्ष का है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, ई निरक्ष रख सकता हूं ना। तो ई अक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, या अपन क्या कह सकते हैं इसको कि जो ई अक्ष का मान है वो ई निरक्ष के 2 गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई निरक्ष के 2 गुने के बराबर। या अपन यूं कह सकते हैं कि जो ई निरक्ष का मान है वो ई अक्ष के आधे के बराबर होता है, या ई अक्ष का आधा होता है। ये बात समझ में आ गई सबको। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट